Hello everyone, today we are starting chapter 10, colonialism and the countryside. The chapter is about the zamindars and the relations between the Britishers. Britishers, those who came in India as traders, as they established East India Company. But gradually they captured all parts of India, their political, economic and social situations, and gradually they made India colony. Because India was having the resources, raw materials, and Britishers found that they are going to get the benefit from the country. The name is India. So in today's chapter what we will see the colonialism and the countryside. Countryside में जो लोग थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, what were the impact of them, उनकी लैंड रेवेन्यू के लिए what settlements were made, and how oppressive the Britishers were towards the ज़मींदार्स. All these things we will see in the chapter. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो फोकस करेगा मेनली परमानेंट सेटलमेंट पे, कि व्हाट इज़ द परमानेंट सेटलमेंट, एंड देन वी विल सी कि अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट व्हाट बेनिफिट इज गोइंग टू बी विद द ब्रिटिशर्स. सो कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल. ये बात हमें पता थी कि पहला जो कॉलोनियल रूल था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल. एंड here what was the dispute between the zamindars and the company, that we will see. अब जो पहला colonial rule बंगाल में हुआ तो वो जो dispute था उन दोनों के बीच का, that we will see. A number of महल्स held by the राजा of वर्धमान were being sold in an auction. अब एक auction हुई. महल्स होते हैं states. स्टेट्स को हिंदी में महल कह रहे हैं. तो बहुत सारे जो महल्स की ऑक्शन, नीलामी हुई कौन से राजा की? वर्धमान के राजा की, इन एन ऑक्शन. अब कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन व्हाई द किंग, व्हाई द ओनर, व्हाई द हेड ऑफ द वर्धमान वाज बाउंड टू सेल हिज पर्टिकुलर स्टेट्स इन ऑक्शन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो था उसकी अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे. अब उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रेवेन्यू सेट कर दिया जो हर जमींदार को देना ज़रूरी था. सो इट वॉज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज वंस दे हैव सेट द रेवेन्यू, एक बार उन्होंने रेवेन्यू सेट कर दिया विच हैज़ टू पेड बाय एवरीवन. The states those failed to pay were to be auctioned to recover the revenue. अब जो स्टेट उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे, उनके ऑक्शन में, नीलामी में, वॉट एवर अमाउंट दे वर गेटिंग, दे आर गोइंग टू पे द रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ दैट. उस बिहाफ पर वो रेवेन्यू पे करते. तो व्हाट्स दैट कि द स्टेट दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू. उनकी ऑक्शन की जानी थी. Many purchasers were servants of Raja who bought land for master. But there was a thing which was little bit different कि what the thing was going on कि those who were the purchaser, जो purchaser थे वो कौन थे? They were the servants of Raja. राजा के जो सर्वेंट थे उन्होंने अपनी मास्टर के बिहाफ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके वो लैंड ले ली. सो 95% सेल्स आर फिक्शियस सेल. अब ये जो 95% ऑक्शन में जो सेल होती थी दैट वाज फिक्शियस, मतलब पहले से ही फिक्स था. द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द land, or who is going to take the tell the price of the land, the person was of the Raja's person. So sold but remained in control of zamindar. अब बेची गई but publicly तो ऐसा लगा कि it is sold, but it was in hand of zamindar only. Why? Because the servants of zamindar have purchased that, कि जमींदार के ही लोगों ने उनको परचेज कर लिया. So this was the issue कि if they made something तो the people those who were there, those who are going to survive in those conditions, they have to create some path. वो एक path create कर लेते थे, ऐसा नहीं तो हमें यहाँ से निकलना है.
सो व्हाट वाज दैट कि अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जो जमींदार को पे करना पड़ता था, और अगर स्टेट वाज नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, और स्टेट अगर रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उनकी जो लैंड है उसका ऑक्शन हो जाएगा। तो बर्दवान में जो ऑक्शन हुई, सो एट दैट ऑक्शन व्हाट हैपेंड, उसमें जो राजा के लोग थे, सर्वेंट्स थे, दे वर देयर टू परचेज द लैंड एंड इन सच अ मैनर वी कैन से इट वाज द ऑलरेडी फिक्स्ड, पहले ही फिक्स था कि हु इज गोइंग टू परचेज, सो इट हैपेंड इन द एरियाज ऑफ बंगाल। अब प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रेवेन्यू, अब जो रेवेन्यू अनपे था, because what the East India Company was doing, they were collecting the revenue and they were getting the benefit of that, उस revenue को further they were just using for the further developing areas for their own sake. So famines and declining agriculture output, अब ये कारण क्या थे जिसकी वजह से अकाल पड़ा या एग्रीकल्चर जो आउटपुट था उतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट हैपन, क्या हुआ कि जो रेवेन्यू था इट रिमेन अनपेड, कि बहुत सारे जो जमींदार थे दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू ड्यू टू द कैलामिटी एंड नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के बिहाफ पर वो उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाए। इफ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स देन द कंपनी कुड लुक फॉरवर्ड टू रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। अब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट क्यों किया था कि अगर वंस दे आर गोइंग टू फिक्स the revenue, then there will be the regular flow of revenue every time, they don't need to settle again and again। बार बार उनको रेवेन्यू का प्राइस सेट नहीं करना पड़ता था, दैट्स वाई परमानेंटली दे सेटल वन प्राइस। सो दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ द टाइम। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बंगाल में what happened because colonial rule was first established in Bengal। So here we have discussed about the permanent settlement and how the Britishers were putting the particular orders on the zamindars, and what were the orders? A number of mahal states held by the Raja of Vardhaman। यहाँ पे they have given one example of Vardhaman's Raja. It was sold in the auction according to the permanent settlement। East India Company क्या कहती थी? They have fixed the revenue, जो कि हर जमींदार को पे करना होता था। The states those failed to pay were to be auctioned to recover the revenue। जो फेल होते थे पे करने में उनको ऑक्शन किया जाता था। बट देयर वॉज अ ट्विस्ट, मैनी परचेजर वर द सर्वेंट्स ऑफ द राजा, कि जो परचेज करने वाले लोग थे ऑलरेडी दे वर द सर्वेंट्स ऑफ राजा। सो जब वो सर्वेंट तो क्या होगा, अल्टीमेटली थिंग्स विल बी इन द कंट्रोल ऑफ जमींदार्स। तो जब उन्हीं के सर्वेंट ने उस जमीन को ले लिया तो वो चीज़ें वापस उसी जमींदार के अंडर रही। देन प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रेवेन्यू, अनपेड क्यों रहा, फेमिना एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, कि अकाल की वजह से और एग्रीकल्चर आउटपुट जो कम हो रहा है उसकी वजह से जो रेवेन्यू कम रहा। एट द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स देन द कंपनी कुड लुक फॉरवर्ड टू अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। अब कंपनी का मोटो क्या था परमानेंट सेटलमेंट के पीछे, कि अगर एक बार वो प्राइस फिक्स कर लेती हैं तो एवरी टाइम देयर विल बी द प्रॉपर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू। So this was the starting topic of that in this particular topic. Last 10 pages 275 to 285. I hope that is 10 pages are deleted from the syllabus. Rest we have to study. बाकी हमें पढ़ना है। So this is the starting. Further topic we will continue in the next class. Whatever we have studied you have to read from the book also and you need to revise. जितना हम पढ़ते हैं उतना आप उसको रिकॉल भी करें, पढ़ें, समझें और prepare your own notes. Do prepare the notes in such a manner you will be able to summarize the chapter. What is the summary of the chapter? So only last 10 pages are deleted from the syllabus, rest are in the syllabus. So this is the starting of the company's entry in the Bengal and how they entered, how they imposed the things on the zamindars, that we have studied. So do study from the NCERT, do see the questions, how many questions can come and what sort of questions can come from the chapter. So that's all for today. Thank you so much.